नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। और आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेके, अपने वही द साइलेंट पेशेंट की सीरीज में एक नया ट्विस्ट। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं मार्टिन से बात कर रहा था तो उसने मुझे एल्सस्टिक नाम की बुक पढ़ने के लिए कहा था, ताकि मैं एलिसिया की उस पेंटिंग के बारे में जो राज है वो समझ पाऊँ। उस पेंटिंग के पीछे कुछ ऐसे गहरे तथ्य छुपे थे जिन्हें मैं समझना चाहता था, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहा था। और शायद इसीलिए मार्टिन ने मुझे वो बुक सजेस्ट करी। उसने कहा कि इस बुक को पढ़ना, इसके अंदर एक स्टोरी है जिसके अंदर एक आदमी होता है जिसके ऊपर एक कर्ज होता है कि वो मरने वाला है। लेकिन उसके पास एक कंडीशन होती है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और मर सकता है तो वो मर जाएगा और तुम जिंदा रहोगे। वो आदमी बेचारा दर दर की ठोकरें खाता है, अपने माँ बाप तक से भीख मांगता है कि मेरी जगह आप मर जाओ, मुझे जिंदा रहना है। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। आखिर में उसकी बीवी राजी हो जाती है और वो उसे बिना कुछ कहे मरने के लिए भेज देता है। आखिर वही होता है स्टोरी के अंदर। लेडी मर जाती है और आदमी बच जाता है। लास्ट में जाके वो लेडी मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो जाती है, लेकिन वो लेडी कभी कुछ नहीं बोलती। हमेशा के लिए चुप हो जाती है वो उस दिन के बाद। आखिर वो मर के जिंदा हुई थी तो उसे खुश होना चाहिए था। शायद जिंदा होने की खुशी, या वापस धरती पे आने की, या फिर से अपने पति और परिवार से मिलने की। लेकिन वो कुछ कह ही नहीं रही थी। और आखिर यही बात थी जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रही थी। और इस वक्त यही हालत थी मेरी पेशेंट एलिसिया की, और वो भी कुछ नहीं कह रही थी। मैंने उस प्ले की एक कॉपी खरीदी, पूरा प्ले पढ़ा, लेकिन मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आया। मैंने पूरे प्ले को इसलिए पढ़ा और वो कॉपी इसलिए खरीदी ताकि मुझे इस सवाल का जवाब मिल सके कि आखिर वो कुछ बोली क्यों नहीं। लेकिन पूरा प्ले पढ़ने के बाद भी मैं इसी सवाल के साथ बैठा था जो मैंने इस बुक को पढ़ने से पहले अपने मन में बैठाया था। मुझे अभी भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर वो चुप क्यों थी। एलिसिया ब्रैनसन्स डायरी, अगस्त 2। आज पॉल का फ़ोन आया मुझे। पहले मुझे लगा कि ज़रूर से आंटी नहीं रही होगी। मुझे जान के बड़ी खुशी होती अगर वो यही कहता। लेकिन बात कुछ और थी। पॉल की आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कहा कि उसे मेरी मदद चाहिए और वो आज दोपहर मुझसे मिलने आने वाला है। मैं उसे कुछ कहती इससे पहले ही उसने मुझे आगे बात ना करने के लिए कहा और फ़ोन काट दिया। दोपहर के वक्त मैं किचन में काम कर रही थी, अपने पंखे की हवा खाती हुई, और तभी मुझे रास्ते में से पॉल आता हुआ दिखा। उसने मुझे रोड के दूसरी तरफ से हाथ हिला के हाय कहा और मैंने भी इधर से जवाब दिया। उसने इशारों इशारों में पूछा क्या मैं अंदर आ जाऊं। मैंने उसे हाँ कहा। हम किचन में बैठ के मेरे पसंदीदा पंखे के सामने बातें कर रहे थे। हम थोड़ी बहुत देर तो इधर उधर की बातें करते रहे, और तभी अचानक से पॉल मुझसे बोला कि मैं जुए में बहुत कुछ हार बैठा हूँ। मुझ पर बहुत कर्जा है। अगर मैंने पैसे नहीं चुकाए तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। उन्होंने मुझे सिर्फ आज रात तक का समय दिया है। अगर मैं आज खाली हाथ गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी मदद करो। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे जल्दी से जल्दी पैसों की ज़रूरत है। मैंने उसे एक चेक दे दिया, उसके बहुत विनती करने पर, क्योंकि आखिर था तो वो मेरा भाई ही। और वो किस तरह से आंटी लिंडा के साथ रहने का नर्क झेल रहा था, शायद उसकी सिंपत्ति के तौर पे भी मैंने उसे दे दिया हो। मुझे नहीं पता। मैंने उस वक्त वही करा जो मुझे करना ठीक लग रहा था। पॉल को जितने पैसे चाहिए थे, ये उतने तो नहीं थे। मैं उतना नहीं दे सकती थी, कम से कम बिना गैब्रियल को बताए तो बिल्कुल नहीं। और मैंने जितना मेरे बस में था मैंने उसे एक चेक बना के दे दिया, और वो मायूस मुंह लेके वहां से चला गया। शाम को मैंने गैब्रियल को इस बारे में बताया कि पॉल यहाँ आया था और उसने मुझसे पैसे मांगे थे, और मैंने उसे पैसे दे दिए। तो गैब्रियल ने मुझ पर बहुत गुस्सा करा। आखिर पॉल को पैसे देने की क्या जरूरत थी, तुम उसकी आदत बिगाड़ रही हो। और भी ना जाने क्या क्या अनाप शनाप वो मुझसे कहने लगा, और हमारा दिन इसी के साथ खत्म हो गया। अगस्त 6। मैं अपने पेंटिंग के काम में मगन थी, और तभी वह मार्टिन आ गया। वो गैब्रियल से बहुत चिढ़ता था और हर वक्त उसकी बुराई करता रहता था। वो आज भी यहाँ इसी मकसद से आया होगा, मुझे पता था, क्योंकि इसके अलावा वो कोई दूसरी बात करता ही नहीं था मुझसे। मैंने कुछ देर तक तो उसकी बकवास सुनी, और फिर जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उससे कह दिया कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो मेरी सुनने को राजी नहीं था। वो तो अपना ही राग अलाप रहा था। मैंने उससे साफ सीधे शब्दों में कह दिया कि ये मेरा लास्ट शो है तुम्हारे साथ।
उसके बाद मैं आर्ट गैलरी चेंज करूंगी, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद तो मानो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। उसने एकदम से बोलना बंद कर दिया और मुझे टकटकी लगा के देखने लगा। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैंने उसकी मौत का फरमान जारी कर दिया हो। और फिर थोड़ी देर शांत रहने के बाद वो मुझसे बोला, क्या ये सब इसी तरह खत्म होना था? आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए एक प्ले की टिकट लाया था। मुझे लगा आज शायद शाम को हम लोग साथ भी रह सकते हैं, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं करा। ये देखो टिकट। उसके बाद उसने अपनी जैकेट से प्ले की 2 टिकटें निकालते हुए कहा, अगर तुम्हें सब खत्म ही करना है तो क्यों ना इसे थोड़ा ठीक तरीके से करें। प्ले फ्राइडे नाइट का है, हम साथ में प्ले एंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बोलो क्या कहती हो? मुझे फेलिक्स मार्टिन से दूर जाने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा था और ये मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने जो शर्त मेरे सामने रखी फ्राइडे नाइट को प्ले देखने की, वो उससे दूर होने के लिए बहुत सही थी। मैंने तुरंत हाँ कह दी। उसी रात 10:30 बजे मैंने रात को गैब्रियल को इस बारे में बताया। मैंने उससे कहा कि मैंने सीधे सीधे बात कर ली है मार्टिन से और अब वो मुझे और परेशान नहीं करेगा, और मैंने उसे कह दिया है कि ये मेरा आखिरी शो है उसके साथ। गैब्रियल चुपचाप मेरी बात सुन रहा था और मैंने लास्ट में उसको ये भी कहा कि फिर मैं फ्राइडे नाइट को एक बस प्ले देखने जाऊंगी उसके साथ। अब तक जो गैब्रियल शांत बैठा था, उसको ये बात सुन के थोड़ी चुभन महसूस होने लगी। उसने तुरंत मुझसे कहा कि इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे मना करा, लेकिन मेरी कहा सुनी उससे इस बात पे होना तय थी, क्योंकि मैं एक कीमत चुका के उससे दूर होना चाहती थी, ताकि वो मुझे कोई बाद में ताने ना सुनाए। लेकिन बात बिगड़ चुकी थी। गैब्रियल और मुझ में थोड़ी सी लड़ाई हो गई। अगले दिन जब मैं प्रोफेसर से उनके कैबिन में बात करने गया, तो वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बिजी थे। उनके इंस्ट्रूमेंट्स को देखकर मुझे सबसे पहले प्ले याद आया और मैंने उसी के बारे में सबसे पहले पूछना सही समझा। सर, आपको प्ले याद है जिसमें एडमीटस की जगह उसकी पत्नी अपनी कुर्बानी दे देती है और वो मरने के बाद फिर से जिंदा होकर वापस आ जाती है? प्रोफेसर कहते हैं, हाँ हाँ, मैंने वो प्ले देखा है। सर, मुझे एक बात समझ नहीं आती। अगर वो मर के जिंदा हुई थी तो उसे खुश होना चाहिए था ना, लेकिन वो जिंदा होने के बाद कुछ बोली ही नहीं। ओहो थियो, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आई? जरा सोचो, अगर तुम्हें किसी से ऐसे आदमी से धोखा मिले जैसे तुम प्यार करते हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? उन्होंने ये बात कही थी कि मैं तुरंत कैथरीन के बारे में सोचने लग गया। ऐसा साइकोथेरेपिस्ट होने के नाते प्रोफेसर बोल पड़े, ओहो, लगता है तुम्हें जरूर से धोखा मिला है। चलो छोड़ो, उस बात को रहने दो। तो मुझे इतना बताओ, जरा सोचो, अगर तुम्हारी बीवी की जगह तुम मरने के लिए राजी हो जाओ और तुम्हारी बीवी तुम्हारे इस फैसले को खुशी खुशी मान ले, लेकिन तुम मर के जिंदा हो जाओ, तो क्या तुम्हें खुशी मिलेगी? जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं। तुम में गुस्सा और बदले की भावना होगी, क्योंकि मरने के बाद तुम नरक देख के लौटे हो और तुम्हें उस नरक में झोंका था तुम्हारी बीवी ने। तो जाहिर सी बात है, वो भी उस वक्त बदले की भावना में जल रही होगी। जिस पति ने उसका जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, उसी ने उसे मौत के हवाले कर दिया था, वो भी खुशी खुशी। तो हो सकता है कि जब वो वापस लौटी तो वो खुद रही नहीं थी, वो बदल चुकी थी। प्रोफेसर की बात सुनकर मुझे अब पूरा मामला धीरे धीरे समझ आने लगा था। मैंने जाने से पहले प्रोफेसर के सामने एलिसिया को पेंटिंग करने देने की बात कही, जिसके जवाब में उन्होंने मुझसे बस इतना कहा कि इस बारे में तुम रवीना से बात करो, आर्ट थेरेपी से रिलेटेड सभी मामले वही देखती है। मैं रवीना से मिला और अचंभे की बात तो ये थी कि वो मेरे आइडिया पर राजी हो गई। उसने बताया कि उसने बहुत कोशिश करी, एलिसिया को बहुत वक्त और मौके दिए, लेकिन शायद वो आर्ट में भी अपनी रुचि खो चुकी है। वो जब यहाँ आई थी तो मुझे उससे बहुत उम्मीदें थी कि शायद वो दूसरे पेशेंट्स के लिए एक मिसाल साबित होगी, लेकिन उसने मुझे निराश किया। एक तुम ही हो जो उस पर इतनी मेहनत कर रहे हो, शायद नए हो इसलिए, वरना यहाँ पर मौजूद हर एक डॉक्टर पहले ही उसकी चुप्पी के आगे हार मान चुका है। तुम्हें आर्ट से रिलेटेड सभी सामान मैं अवेलेबल करवा दूंगी, जितना भी मेरे बजट में होगा, और बाकी का काम तुम खुद देख लेना। तो बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।